हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी ऑफ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और आई एम बड़ा फैकल्टी ऑफ यूथ कंपटीशन टाइम्स। जी हाँ, एचओडी हूं आगे यूपी बोर्ड का। सो हम आपके लिए ना फ्री में आपको किए हैं ई बुक पूरा अनसॉल्व पेपर का पीडीएफ एसकेएम स्टडी ऐप पर। चाहे आप कला से या साइंस से जाइए, आपको खरीदना नहीं है। हाँ, अनसॉल्व पेपर का पीडीएफ आपको फ्री में वहां पे अपडेट करवा रहे हैं। सो प्लीज ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ बेटा आपको टेलीग्राम चैनल एस के मिशन मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो हम लोग बेटा यहाँ पे क्या करने वाले हैं सर जी, यहाँ पे करेंगे क्या भैया? पूरा पूरा सॉल्व करेंगे। किसको करेंगे बेटा? वो हिंदी के पूरे पूरे मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे जो बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए है। सर यहाँ से प्रश्न भर भर के आएंगे, तो प्लीज इसे पूरा रट लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। कुछ भी करिए, हमें नहीं सुनना। सर इधर पेपर कोड होता है, 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा। पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए। बेटा एक बात ध्यान देना, अगर आप हिंदी में फेल हो गए ना तो सभी विषयों में आप फेल माने जाएंगे। ये बात आप याद रखिएगा। समय सर 3 घंटे 15 मिनट का आपको बेटा टाइम जो है दिया जाने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट आपको बेटा प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या है बेटा? निर्धारित है। प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या है बेटा? निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में कितने खंड है बेटा? 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या है बेटा? अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य है, ठीक है ना। सबसे पहले देखेंगे बेटा यहाँ पे क्या रहेगा आपका? खंड क रहेगा। सर खंड क कितने नंबर का? अरे भैया 50 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का बेटा? 50 नंबर का रहेगा। और खंड क का जो पहला और दूसरा प्रश्न रहेगा पूरा पूरा बहुविकल्पी रहेगा। क्या रहेगा बेटा? बहुविकल्पी। रिपीटेड है, तैयार कर लेंगे, काम हो जाएगा, परेशान मत होना ना। तो करवाना शुरू करें क्या? एक बार बोलेंगे बेटा, एक बार बोलेंगे करवाना शुरू करें क्या? है, एक बार शुरू करें क्या? एक बार बोले बेटा। अच्छा, एक जन कह रहे हैं कि सर कैसे पहचान जाते हैं? बेटा थोड़ा गहराई से पहचानने की ना आदत हो गई है। अब वो चाहे कोई शब्द हो या फिर कोई इंसान है, चलेगा। यहाँ पे देखते हैं क्या है। पहला बेटा सवाल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक माना है बेटा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम पुस्तक माना है बेटा। किसको माना है? याद रखिएगा, भाषा योग वासिष्ठ को। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, इन्होंने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक किसको माना था? तो माना था बेटा, याद कर लीजिए, भाषा योग वासिष्ठ को माना था। इंपॉर्टेंट है, पेपर में लगा लीजिए, बोर्ड में आता है, रिपीटेड है, कोई इशू बेटा नहीं होना चाहिए। अगला है, गुलाब राय की रचना मेरी असफलताएं की विधा है। विधा मतलब होता है बेटा प्रकार। क्या होता है ग्रेजुआ? प्रकार होता है, मतलब किस प्रकार की रचना है। जो मेरी असफलताएं है बाबू गुलाब राय की है, वो किस प्रकार की क्या है रचना है बेटा? तो यह एक निबंध है। क्या है बेटा? यह एक निबंध है। तो मेरी असफलताएं किसकी है? बाबू गुलाब राय की है। क्या है? किस विधा की रचना है सर जी? यह एक हमारा क्या है? निबंध संग्रह है। याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पर है बेटा प्रश्न क्या है? सब ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? सब ब्राह्मण पत्रिका के जो संपादक बेटा प्रताप नारायण मिश्र है। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है बेटा? प्रताप नारायण मिश्र है। याद कर लीजिए। अगला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का बेटा उपन्यास कौन सी है? पुनर्नरवा है। जो पुनर्नरवा है किसका है गुरुदेव? हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक उपन्यास है, बोर्ड में आएगा, करके आइएगा। कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, मुझे कुछ भी बेटा नहीं सुनना है, चाहे जैसे करिए, आपको इसको रटना है। अगला यहाँ पे है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। सर जो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है वो कौन सी रचना है? तो बेटा माटी हो गई सोना। माटी हो गई सोना किसकी है सर जी? यह प्रभाकर की है। किसकी है? प्रभाकर की। प्रभाकर का पूरा नाम कन्हैया लाल मिश्र है। दूसरा का है यहाँ पे, भारतेंदु युगीन कवि सर कौन है? प्रेमघन है। प्रेमघन कौन है? भारतेंदु युगीन क्या है बेटा? कवियों में से एक माने जाते हैं। और अगला बहुत प्यारा इंपॉर्टेंट सवाल है, हुंकार काव्य के सर रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। लगा लीजिएगा आंख बंद करके। जो हुंकार काव्य के रचयिता गुरुदेव कौन है? वो है अपने रामधारी सिंह दिनकर हैं। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। अगला यहाँ पे है, प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है सर जी? शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह जो है बेटा, जो प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। अगला यहाँ पे है, तीसरा शतक का प्रकाशन वर्ष गुरु कौन सा है? तो 1959 है। तीसरा शतक का प्रकाशन वर्ष गुरु कौन सा है? 1959 में
तीसरे सप्तक का क्या हुआ था बेटा, प्रकाशन हुआ था। अगला यहाँ पे प्रश्न है, पल्लव से उद्गृत कविता परिवर्तन के रचयिता गुरु कौन है? सुमित्रानंदन पंत है बेटा, सुमित्रानंदन पंत हैं। उसके बाद अगला है यहाँ पे कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। एक यहाँ पे गद्यांश दिया गया है और इसका आपको क्या देना बेटा, उत्तर देना है। करना कैसे है, बहुत सिंपल है, विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच सिखाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले बेटा गद्यांश पढ़ना। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के आसीन जिनकारी, नुपुर वाले चरणों के मृदु आघातों से वो फूलता था। कोमल कपोलों के कर्णावंतस के रूप में झूलता था। चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था। मर्यादा पुरुषोत्तम की चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधों से वह फूट उठता था। पहला प्रश्न बेटा क्या है यहाँ कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अच्छा, संदर्भ में क्या लिखना है, कुछ नहीं लिखना है कि ये कहाँ से लिया गया है, इसके रचयिता बेटा कौन है, तो याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे अशोक शब्द आया है, जैसे ही अशोक दिखा तो आंख बंद करके लिख देंगे कि यह अशोक के फूल से लिया गया है। इसके रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। बस काम खत्म। क्या बेटा, काम खत्म। तो यहाँ पे सर गद्यांश में क्या लिख देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अशोक के फूल पाठ से अवतरित है और जिसके लेखक कौन बेटा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला रेखांकित अंश की व्याख्या देखिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या में कुछ बेटा नहीं करना होता है, जिसके नीचे लाइन खींची गई हो, जिसके नीचे लाइन खींची गई हो आप उसी को बढ़ा चढ़ा के लिख देना। आप उसी को क्या करेंगे बेटा, बढ़ा चढ़ा के लिख देना, वही हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या यहाँ पे सुंदरियों के आसीन जनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदुल आघात से वह फूलता था। कोमल कपोलों पर कणावंतस के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा में को 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था। मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था। मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधों से ही फूट उठता था। तो इसका गुरु रेखांकित अंश की व्याख्या क्या हो जाएगा कि उनका मानना था कि अशोक तभी पुष्प वर्षा होती थी जब कोई अत्यंत सुंदर युवती अपने कोमल और संगीतमय नुपुर वाले चरणों को उस पर हार करती थी, मतलब पैरों से। अशोक के फूल के सुंदरता कारण सुंदरियां उन्हें कानों का आभूषण बनाती थी। आप देखेंगे जो लड़कियां हैं वो कानों में फूलों को लगा लेती हैं। लगा लेती कि नहीं, एक बार बोले बताइए आप लोग बेटा, लगा लेती हैं कि नहीं? बिल्कुल सर, लगा लेती हैं। उसके बाद यह कर्णफूल जब उनके सुंदर गालों पर झूलता था तो उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती थी। जब वे अशोक के फूलों को अपनी काली नीली चोटी में गूंथती थी तो उनका चंचल लटाव की सुंदरता 100 गुना बढ़ जाती थी। तब उन्हें देखने वालों की नजर उनसे हटती नहीं थी। पहला बेटा यहाँ पे प्रश्न है, सॉरी ग वाला क्या है यहाँ पे, संस्कृत के किस कवि ने अशोक को बेटा सम्मानित किया था? तो याद कर लेना, संस्कृत के कालिदास कवि ने अशोक को सम्मानित किया था। क्योंकि पहले लाइन में यहाँ पे है क्या है कि अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला, तो जो कालिदास से ये संस्कृति के क्या थे बेटा, कवि थे, जो संस्कृत विषय है उसके कवि थे। अगला है अशोक पर फूल आने के संबंध में लेखक का क्या विचार है? तो अशोक पर फूल तभी आते थे जब अत्यंत सुंदर युवती उनके कोमल और संगीतमय नुपुर वाले चरणों को उस पर प्रहार करती थी। भाई साहब, लात मारती थी है, तभी आता था फूल, लात मारने से पहले आता ही नहीं था। कभी कह रहे हैं आसिंजनकारी और कर्णावंतस का अर्थ लिखे बेटा। आसिंजनकारी का मतलब होता है अनुराग गोत्पाद होता है और कर्णावंतस का अर्थ होता है कर्ण के फूल। अगला पद्यांश है। ये जो पद्यांश है बेटा 10 नंबर का आएगा। क्या है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 10 नंबर का आएगा। क्या है यहाँ पे देखिएगा, प्यारे नव जलस से कंज से नेत्र वाले, जा आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अच्छा, यहाँ पे मेरे प्यारे नव जलस से कंज से नेत्र वाले जैसे ही आए तो समझ लीजिए बेटा कहाँ से लिया गया है, पवन दूतिका से लिया गया है। पवन दूतिका के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। तो ये काम हो गया, यही बेटा काम हो गया। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित पवन दूतिका शीर्षक से लिया गया है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, पवन दूतिका किसके द्वारा संदेश भिजवाती थी? सर जो पवन दूतिका है किसके द्वारा संदेश भिजवाती थी? तो जो हमारा अच्छा सॉरी यहाँ प्रश्न है पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा? तो इसमें किसका वर्णन किया गया भाई? राधा और कृष्ण का वर्णन किया गया है।
और इसमें जो संदेश भेजने का काम करती है पवन दूतिका जी कहती हैं। तो पवन दूतिका को किसने संदेश देकर भेजा था? तो राधा ने कृष्ण को संदेश देकर भेजा था। तो यहाँ पे लिखेंगे कि पवन दूतिका द्वारा राधा ने कृष्ण द्वारा संदेश भेजा गया था। अगला यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या करना। रेखांकित अंश की व्याख्या कुछ नहीं करना है, जिसके नीचे बेटा लाइन है उसी को आप बढ़ा चढ़ा के लिख देना। यानी प्यारे न मेरे प्यारे नव जल से कंज से नेत्र वाले, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कि पवन से अपनी विरह व्यथा बताती हुई राधा कहती हैं कि नवीन बादलों से शोभायमान और कमल समान सुंदर नेत्रों वाले मेरे प्रियतम कृष्ण हैं। अगला है प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है? प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन नवीन बादल से शोभायमान एवं कमल समान सुंदर नेत्र के समान बताया गया है। अगला यहाँ पे प्रश्न है बेटा अंगा वाला कि प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस और उसका स्थायी भाव आपको लिखना रहेगा। तो प्रस्तुत पद्यांश में जो प्रयुक्त रस है क्या है? वियोग श्रृंगार है, और उसका स्थायी भाव बेटा क्या है? रति है। क्या है? रति है। अगला यहाँ पे क्या है? 5 का क है। देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम 80 शब्दों में बेटा इसका आंसर देना है। कौन कौन है? हरिशंकर परसाई हैं, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो यहाँ कौन है बेटा? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। हम लोग किसका ले रहे हैं? प्रोफेसर सुंदर रेड्डी का साहित्यिक परिचय और उनकी प्रमुख कृतियां। तो क्या लिखेंगे? प्रोफेसर सुंदर रेड्डी का जन्म 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के बेल्लूर जिले के बत्तुलपिल्ली नामक ग्राम में हुआ था। प्रोफेसर सुंदर रेड्डी आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु भाषा में हुई। रेड्डी जी आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष भी रहे। इनके निर्देशन में हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन ग्रंथ पर शोध कार्य भी किया गया और इनका निधन वर्ष 2005 ईस्वी में हो गया। इनका साहित्यिक परिचय लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक जीवन परिचय फिर साहित्यिक परिचय। मान लीजिए जो कला वाले स्टूडेंट है वो जीवन परिचय याद कर लेंगे। तो इसमें लिखेंगे हिंदी प्रदेश के निवासी होते हुए प्रोफेसर सुंदर रेड्डी ने हिंदी भाषा पर अच्छा अधिकार प्राप्त किया। राष्ट्रवादी हिंदी प्रचारक, प्रख्यात साहित्यकार एवं तुलनात्मक साहित्य के मूर्धन्य समीक्षक, श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं निबंधकार प्रोफेसर सुंदर रेड्डी दक्षिण भारतीयों के लिए हिंदी और उत्तर भारतीयों के लिए दक्षिण भारतीयों के अध्ययन की प्रेरणा दी। इन्होंने हिंदी भाषियों के लिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम साहित्य की रचना की है। वे आजीवन भाषाई एकता के प्रसारक रहे हैं। इनके अनेक निबंध हिंदी, अंग्रेजी एवं तेलुगु पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई और हिंदी भाषी न होते हुए प्रोफेसर सुंदर रेड्डी हिंदी को अपनी रचनाओं के रूप में जो अमूल्य निधि सौंपी है, उनके लिए हिंदी साहित्य सदैव क्या रहेगा बेटा? रेडी रहेगा। उसके बाद इनकी कृतियां याद कर लीजिए, जैसे साहित्य और समाज है, मेरे विचार है, दक्षिण की भाषा है और उनका साहित्य है, हिंदी और तेलुगु है, एक तुलनात्मक अध्ययन, वैचार की शोध और बोध है, लैंग्वेज प्रॉब्लम इंडिया जो कि एक संपादित अंग्रेजी ग्रंथ था, वेलुगु दारुल जो कि एक तेलुगु में था। उसके बाद बेटा कवि आएगा। कवि भी आपके 5 नंबर के आएंगे और अधिकतम 80 शब्दों में ही आंसर देना है। अब ऐसा नहीं है गुरुजी लिखे जा रहे हैं, अरे भैया बोर्ड में डायरेक्ट बोला गया है कि 80 शब्द, तो बेटा आपको 80 ही शब्द लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। क्या यहाँ पे? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह और अज्ञे हैं यहाँ पे, तो हम ले रहे हैं जयशंकर प्रसाद का यहाँ पे ले रहे हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ पे जयशंकर प्रसाद नहीं है ना, तो आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि यहाँ पे जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना, चलेगा। तो यहाँ पे हम जयशंकर प्रसाद का ले रहे हैं। सबसे पहले जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय, फिर इनकी प्रमुख कृतियां। क्या लिखेंगे? जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई थी और घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया और ये बड़े मिलनसार और हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। इनका बचपन बहुत सुखी से बीता, किंतु उदार प्रकृति तथा दानशीलता कारण ये ऋणी हो गए। अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया और ये बड़े स्वाभिमानी थे। मतलब अपनी कहानी के लिए एक और कविता के लिए पुरस्कार स्वरूप एक पैसा नहीं लेते थे। यद्यपि इनका जीवन बड़ा नपा-तुला और संयमशील था, किंतु दुखों के निरंतर आघातों से ये बच ना सके और सन 1937 में अल्प अवस्था में ही क्षय रोग, मतलब इनको टीबी रोग हो गया बेटा, और इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक और प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार और उपन्यासकार भी थे। विशुद्ध मानवतावादी वाली दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने
अपने काव्य में आध्यात्मक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। प्रेम और संदर्भ इनके काव्य में प्रमुख विषय रहे हैं। कि मानवीय संवेदनाएं इनकी कविता क्या है बेटा, प्राण है। इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं, जैसे कामायनी है, आंसू है, लहर है और बेटा झरना है। इनकी कहानी जैसे आकाशदीप है, इंद्रजाल है, प्रतिध्वनि है और बेटा क्या है, आंधी है। उपन्यास जैसे कंकाल है, तितली है, इरावती जो कि बेटा क्या है, एक अपूर्व है, ठीक है ना, उपन्यास है। उसके बाद यहाँ पे क्या बेटा आपका आएगा, मतलब कि कहानी वाला। क्या यहाँ पे पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, अधिकतम 80 शब्दों में लिखना है, अथवा बहादुर कथा वस्तु पर सार लिखिए, अधिकतम 80 शब्दों में यहाँ पे लिखना आएगा। आप चाहे पंचलाइट का लिखिए, चाहे आप बहादुर का लिखिए। हम आपको बेटा पंचलाइट का करा देते हैं। यहाँ पे क्या दिख देते हैं, उद्देश्य। यहाँ पे उद्देश्य देखना है, सारांश नहीं दिख रहे हैं, उद्देश्य क्या लिखेंगे, मतलब इसका उद्देश्य क्या है, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य क्या रहा है। तो कहानी का उद्देश्य ग्रामीण समाज की अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास, रूढ़िग्रस्तता आदि का चित्र पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना है। कहानीकार ने ग्रामांचल के खोखले अंधविश्वासों और रूढ़ियों की बखिया उधेड़ कर पाठकों के समक्ष रख दिया है, बस इतना बहुत है। उसके बाद बेटा खंड काव्य आएगा। अब ये जो खंड काव्य है ना, आपके जिले के अनुसार आने वाला है। अब आप कहेंगे गुरुजी हे खंड काव्य बता दीजिए, बेटा हम हो खंड काव्य बता देंगे, आप उसे रट लेंगे। मान लीजिए अगले वाले बच्चे में वो खंड काव्य नहीं आएगा, वो भी रट के चला गया, बाद में उसको दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि उसके बोर्ड में तो खंड काव्य आने वाला नहीं है। फिर वो कहेगा गुरुदेव आपने ऐसा क्यों करवा दिया ना। तो आपके हम जिले के अनुसार ये करवा देंगे। जैसे त्यागपति है, मुक्ति यज्ञ है, आलोक नृत्य है, श्रवण कुमार है, तो ये हम आपको करवा देंगे। सत्यजीत, रश्मि रथी, इसको लेकर परेशान मत होना। उसके बाद आएगा बेटा गद्यांश पद्यांश। जो गद्यांश पद्यांश है, अगर हम बेटा संस्कृत की बात करें तो संस्कृत मुझे अच्छे से नहीं आती। मान लीजिए मैं पढ़ दिया, एक आध शब्द गलत हो गया, तो कमेंट बॉक्स में बहुत गरी आएंगे, गुरुदेव गलत पढ़ देते हैं ना, है कि नहीं। इसीलिए इसको हम लोग अभी स्किप करते हैं। लास्ट में आपको हम थोड़ा ट्रिक के रूप में समझाते रहेंगे बीच बीच में। साथ ही साथ आपको हम करीब 5-5 इंपॉर्टेंट करवा देंगे, उतने में काम निपट जाएगा। तो ये आप अगर करना चाहते हैं तो स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा, नहीं तो इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, जाके वहां से आप डाउनलोड करके इसको कर लीजिएगा ना। तो ये संदर्भ रहा, अनुवाद, अथवा वो नहीं आ रहा तो ये आप कर सकते हैं। ये आप गद्यांश पूरा पूरा कर सकते हैं। इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक। और ये श्लोक है, दो आपके आएंगे। उसके बाद आएगा बेटा लोकोक्तियां, मुहावरे। भाई साहब जिसको हिंदी कहा भी नहीं आता ना, वो भी कर लेगा, क्योंकि हमेशा भाई साहब आपके गांव में बोला जाता है, का वर्षा जब किसी सुखाने हैं। जब भैया भूख लगी थी, आपसे खाना मांग रहे थे, तो आपने खाना नहीं दिया। तो जब भूख है ही नहीं, फिर खाना देने का मतलब क्या है भाई। हाँ, जरा सोचिए कि आप किसी के पास गए और आपसे वो इंसान मांगता है खाना, कि भैया मुझे खाना दे दीजिए, और आपने उसको खाना नहीं दिया, और फिर आप उसको बुला रहे हैं कि भैया खाना खा लीजिए। क्या मतलब, कि जब वो डिमांड कर रहा था आपसे बेटा तो आपने दिया नहीं, और उसके बाद कह रहे हैं कि आप खाना खा लीजिए। बट वही है बेटा, क्या है, का वर्षा जब कृषि सुखाने। मैं तो कहता हूं कि जब आप किसी से खाना मांगे, वो खाना ना दे बेटा, तो परित्याग कर दीजिएगा उस चीज का। कुछ क्यों बेटा, खाना एक ऐसा चीज होता है ना कि मतलब मांगता उसी से है जहां पर उसको आशा रहता है। तो मिला ही नहीं भाई, तो उसका इंसान का मतलब क्या है। वैल्यू उस दुनिया, मतलब वहां से खत्म कर देना ही सबसे बेहतर होता है कि नहीं। चलेगा। अगला बेटा यहाँ पे, अध जल गगरी छलकत जाए, आग बबूला होना, आसमान टूट पड़ना, मतलब दुखों का आ जाना। तो सबसे पहला बेटा यहाँ पे, का वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जब आवश्यकता की वस्तु या सहायता समय पर न मिले और बेकार हो जाए। तो वाक्य प्रयोग बेटा क्या करेंगे, परीक्षा समाप्त होने के बाद किताबें भेजने का क्या लाभ। यह तो का वर्षा जब कृषि सुखाने वाली बात हुई। अगला है, अध जल गगरी छलकत जाए, यानी कि अर्थ क्या हो जाएगा, अल्प ज्ञान या अनुभव रखने पर वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। वाक्य प्रयोग बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो रमन को थोड़ा सा क्या पता चला, वह हर किसी को उपदेश देने लगा। यह तो अध जल गगरी छलकत जाए वाली बात है। अगला है, आग बबूला होना, यानी कि अत्यधिक क्रोधित हो जाना। वाक्य प्रयोग बेटा, अपने बच्चों की शरारत सुनकर पिता क्या हो गया बेटा, आग बबूला हो गए। अगला यहाँ बेटा, आसमान टूट पड़ना। आसमान टूट पड़ने का मतलब होता है बेटा कि अचानक बड़ा संकट आ जाना। वाक्य प्रयोग, घर का मुखिया बीमार पड़ा तो मानो पूरे परिवार पर आसमान टूट गया, मतलब दुखों का पहाड़ आ गया। उसके बाद बेटा है, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपका एक आएगा गद्यांश, एक आएगा पद्यांश,
और अपठित गद्यांश बेटा कुछ नहीं करना है, आपको ढूंढकर प्रश्नों का उत्तर देना रहेगा। मतलब इसको पढ़ेंगे और यहाँ के पढ़ने के बाद आप इसी का उत्तर दे देंगे। देखिएगा मैं आपको सिखा देता हूं। सबसे पहले आप बेटा पढ़िए इसको, क्या पढ़ेंगे? आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन छोड़कर कहीं अन्यत्र चला जाए। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, इसीलिए यह पता नहीं क्यों तो मैं पाया कि वे श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले में रहे। शायद मौज में आकर यह निर्णय लिया हो, वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी और वृद्ध और क्षीण वपु रविंद्र के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। फिर बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका। सबसे पहला गुरुदेव शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया बेटा? तो इसमें एक नाम आया हुआ है, क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर के लिए। बस आप पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ पे सब एक नाम आ रहा है, तो इन्हीं के लिए यहाँ पे प्रयोग किया गया। यानी कि आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? कि गुरुदेव शब्द का प्रयोग रविंद्रनाथ ठाकुर यानी रविंद्रनाथ टैगोर के लिए प्रयोग किया गया। गुरुदेव ने शांति निकेतन छोड़कर कहीं और रहने का मन क्यों बनाया? थोड़ा कहीं और रहने का मन क्यों बनाया? क्योंकि वो त्रिमंजिले पे रहते थे और वो बूढ़े हो गए थे, जहाँ पे चढ़ सकना क्या था? मुश्किल था। तो आप लिख सकते हैं, बस पढ़ के आंसर देना है। गुरुदेव ने शांति निकेतन छोड़कर कहीं और रहने का मन इसलिए बनाया क्योंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। हो सकता है कि उन्होंने यह निर्णय अपनी शारीरिक स्थिति को देखते हुए लिया है। उनके समीप तक पहुंचने के लिए क्या कठिनाई थी? अरे भैया वो 3 मंजिले पे रहते थे और सीढ़ियां थी, जहां पे पहुंच सकना क्या था बेटा? मुश्किल था और कुछ नहीं करना। उसके बाद है शब्द युग्म, सही अर्थ का चयन करना है। यहाँ पे देखिएगा क्या बेटा, यहाँ पे सबसे पहला है अम्ब और अम्बु। अम्ब मतलब होता है बेटा माता, अम्ब मतलब क्या होता है? पानी होता है। भवन और क्या बेटा? भुवन। तो भवन मतलब घर होता है, भुवन मतलब संसार होता है, याद कर लीजिएगा। और अगला यहाँ पे है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। वारिद, द्विज, मित्र। तो वारिद मतलब होता है बेटा मेघ और बादल, और या फिर जल देने वाले को भी हम लोग वारिद कहते हैं। द्विज मतलब बेटा क्या होता है? तो द्विज मतलब ब्राह्मण होता है जिसका कोई जन्म हाँ वाह और पक्षी होता है। मित्र मतलब बेटा दोस्त या सखा होता है, और क्या होता है? सूर्य भी होता है। क्या होता है? सूर्य भी होता है। उसके बाद अगला है यहाँ पे कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का सही चयन करके लिखिए जिसका कोई अंत ना हो बेटा, उसे अनंत कहा जाता है। कम बोलने वाले को बेटा मितभाषी कहते हैं। क्या कहते हैं? मितभाषी कहते हैं। अगला यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कि 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। पुत्री पराया धन होता है, यानी कि इसका शुद्ध शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? पुत्री पराधन मानी जाती है। आज मेरा बड़ा भाई आ गया। अरे भैया आज मेरा बड़ा भाई आ गया, उसको रिस्पेक्ट दीजिए ना। तो आज मेरा बड़ा भाई आया है। तुम मेरे को पुस्तक दे दो। अरे तुम मुझे पुस्तक दे दो, तुम मुझे पुस्तक दे दो, मेरे को क्या भाई? ये गलत है। अगला है मैं इस लड़के को पढ़ाया हूं। मैं इस लड़के नहीं, मैंने इस लड़के को पढ़ाया है। अगला यहाँ पे बेटा रस छंद अलंकार आएगा। क्या आएगा? रस छंद अलंकार। और ये जो रस छंद अलंकार है बेटा 2-2 नंबर के बोर्ड में आने वाले हैं। कितने नंबर के आएंगे बेटा? 2-2 नंबर के। क्या यहाँ पे देखिएगा कि करुण रस अथवा शांत रस का लक्षण बताते हुए उनका एक उदाहरण आपको लिखना है। क्या बेटा? यहाँ पे करुण रस का लक्षण, यानी कि लक्षण मतलब क्या होता है बेटा? परिभाषा होती है। क्या होती है? परिभाषा होती है। परिभाषा होती है, ये बात ध्यान देना। क्या लिखेंगे? जब किसी व्यक्ति या पात्र की दुखद अवस्था, वियोग, मृत्यु या जीवन की कठिनाइयों को देखते हुए श्रोता या पाठक के मन में करुणा, दया या शोक उत्पन्न होता है तो बेटा वो करुण रस कहलाता है। तो करुण रस का स्थायी भाव बेटा क्या होता है? शोक होता है। उदाहरण के लिए अब तो रहन न जाता कोई आसरा नहीं, करुणा क्रंदन से भरा दुख को जग सारा कहीं। अगला है श्लेष अलंकार अथवा उपेक्षा अलंकार का लक्षण सहित उदाहरण दीजिए। मतलब श्लेष अलंकार क्या होता है? तो इसका बेटा लक्षण मतलब परिभाषा। तो जब किसी एक शब्द या वाक्य को एक से अधिक अर्थ हो और उनके अर्थों का अलग अलग संदर्भ या भाव प्रकट हो तो वहां पर बेटा श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए सारा गांव उनकी बातों का दीवाना था। अगला बेटा क्या है? यहाँ पे चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। तो बेटा दोहा क्या होता है? तो दोहा छंद 4 चरणों का एक छंद होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। उदाहरण के लिए मन का हार जीते जाए सब प्रकार तन का हार, जो मन का न जीत सका सो हार गया संसार। उसके बाद बेटा क्या है? यहाँ पे पत्र लिखना आएगा बोर्ड में कि छात्रावास की जीवन शैली विषय पर अब निमित्त को एक पत्र लिखे, अथवा में वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं विद्यालय में खेलकूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो क्या लिखेंगे? सेवा में प्रिय प्रधानाचार्य, जीजीआईसी प्रयागराज उत्तर प्रदेश, विषय विद्यालय में खेलकूद की सामग्री पर।
फिर लिखेंगे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सेवा में सविनय निवेदन है कि मैं, हाँ, मतलब अपना जो भी रहेगा भाई साहब, जो समझ में आए आप नीचे भर दीजिएगा बीच में। उसके बाद लास्ट में लिखना, आपसे आग्रह करता हूं कि इस प्रार्थना पत्र विचार करने की महान कृपा करें। बोर्ड में केवल यही देखा जाता है, ये शुरू का, ये पूरा, लास्ट का ये वाला, और कुछ भी नहीं देखा जाता। लास्ट में बेटा भवदी या प्रार्थी लिख देना है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करना है, अब ऐसा करना है, यहाँ पे अपना नाम बिल्कुल भी नहीं लिखना है। अपना नाम बेटा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लिखना है। उसके बाद बेटा क्या आएगा, निबंध लेखन आएगा। देखिएगा, भारत में कृषि क्रांति, भारतीय लोकतंत्र का भविष्य, विज्ञान वरदान या अभिशाप, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, मेरा प्रिय लेखक या कवि। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं बेटा भारतीय लोकतंत्र का भविष्य, एक विश्लेषण पर हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, निबंध लिखने जा रहे हैं। ठीक है ना, चलेगा। सबसे पहले बेटा प्रस्तावना लिखना होता है। प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, इसके बारे में कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अपने अस्तित्व को 7 दशकों से अधिक समय कई उतार चढ़ाव देख चुका है। आज हम 21वीं सदी के मध्य में खड़े हैं और यह प्रश्न स्वाभाविक है कि भारतीय लोकतंत्र का भविष्य क्या है। क्या यह मजबूती से रहेगा या फिर इसमें चुनौतियां बढ़ेगी। इस निबंध में हम भारतीय लोकतंत्र के भविष्य के संभावित परिदृश्यों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। भारतीय लोकतंत्र की क्या-क्या ताकतें थी? तो लोकतांत्रिक मूल्यों में गहरा पहला विश्वास था, यानी भारतीय जनता में लोकतंत्र के मूल्यों में गहरा विश्वास है और ये हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग भी बन चुका है। उसके बाद विविधता में एकता, यानी कि भारत की विविधता ही उसकी एकता है और विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं और सांस्कृतिक के लोगों को एक साथ रहते हैं। लोकतंत्र में ही विविधता को जोड़े रखने के लिए एकमात्र तरीका है सशक्त नागरिक समाज, यानी कि भारत में एक सशक्त नागरिक समाज है जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। संविधान लचीला है, यानी कि हमारा संविधान समय-समय बदलने की क्षमता रखता है और हमारी बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार खुद को ढाल सकता है। उसके बाद अगला लिखेंगे भारतीय लोकतंत्र के सामने चुनौतियाँ। पहला है असमानता, यानी कि भारत में अभी भी सामाजिक और आर्थिक असमानता व्याप्त है और यह लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। उसके बाद बेटा भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार लोकतंत्र के लिए एक कैंसर की तरह है और यह लोगों के विश्वास को कमजोर करता है और विकास में बाधित करता है। धार्मिक कट्टरता, यानी कि धार्मिक कट्टरता लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए एक खतरा है और यह सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ सकता है। उसके बाद बेटा जातिवाद, जातिवाद भारत की एक गहरी समस्या है और यहाँ सामाजिक न्याय के रास्ते में एक बड़ी बाधा बनती है। और विदेशी हस्तक्षेप, यानी विदेशी ताकतें कभी-कभी भारतीय लोकतंत्र में हस्तक्षेप करने की कोशिश भी करती हैं। भारत लोकतंत्र का भविष्य क्या रहा है या क्या रहेगा? तो भारतीय लोकतंत्र का भविष्य उज्जवल है, लेकिन इसमें कुछ कदम उठाने होंगे, जैसे शिक्षा पर, यानी शिक्षा एकमात्र ऐसा हथियार है जो समाज को असमानता को कम कर सकता है और हमें सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करनी होगी। भ्रष्टाचार निरोधक उपाय करना होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो भ्रष्टाचार तो बेटा हमारे भारत को खोखला बनाते जा रहा है। उसके बाद बेटा है समावेशी विकास, यानी विकास का लाभ सभी तक पहुंचना चाहिए। हमें गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण जैसी समस्याओं से निपटना होगा। समाज में सद्भाव, यानी कि विभिन्न धर्मों, जातियों और भाषाओं के लोगों के बीच सद्भाव स्थापित करना होगा। उसके बाद बेटा लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाएं, यानी कि हमें लोकतांत्रिक संस्थाओं जैसे कि न्यायपालिका, चुनाव आयोग और मीडिया को मजबूत बनाना होगा। उसके बाद बेटा लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, भारतीय लोकतंत्र एक लंबा सफर तय कर चुका है और इसमें कई उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन भारतीय जनता ने हमेशा लोकतंत्र के मूल्यों को बचाए रखा है। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो भारतीय लोकतंत्र और मजबूत होगा। तो यहाँ पर बेटा रहा क्या, क्लास 12th हिंदी का मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन। बोर्ड एग्जाम में एकदम फंसने वाला बेटा ये मॉडल पेपर है, तो प्लीज आप इसे क्या करके तैयार करके रट के जाएंगे। आई प्रॉमिस यू आपके बोर्ड में भर भर के यहाँ से प्रश्न आएंगे। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।